आगे बढ़ते हैं। जापान की प्रधानमंत्री तकाइची साने आज 1 जुलाई से 3 जुलाई तक भारत की यात्रा पर रहेंगी। आज शाम जापान की प्रधानमंत्री साने दिल्ली पहुंचेंगी। इस दौरान तकाइची साने का राष्ट्रपति भवन में औपचारिक स्वागत किया जाएगा। इसके साथ ही उनकी प्रधानमंत्री मोदी के साथ द्विपक्षीय मुलाकात भी होगी और साथ ही जापानी पीएम भारत जापान व्यापार मंच के कार्यक्रम में भी हिस्सा लेंगी। दरअसल जापान में सत्ता संभालने के बाद प्रधानमंत्री तकाइची साने की ये पहली भारत यात्रा है। हालांकि पीएम मोदी और प्रधानमंत्री साने के बीच बीते कुछ महीनों में कई बार बातचीत और मुलाकात भी हो चुकी है। हाल ही में फ्रांस के एवियन में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन के साइडलाइन में दोनों नेताओं की मुलाकात हुई थी, लेकिन अब जब जापानी पीएम भारत की यात्रा पर आ रही हैं तो ये यात्रा दोनों देशों के लिए किस तरह से महत्वपूर्ण है, आइए ग्राफिक्स के जरिए ये भी समझ लेते हैं। तो देखिए, पीएम मोदी के साथ तकाइची साने की मुलाकात पहले कई बार हो चुकी है, लेकिन अब ये जो मुलाकात है वो भारत में होने जा रही है, क्योंकि जापान की प्रधानमंत्री तकाइची साने 3 दिवसीय भारत दौरे पर हैं। कई द्विपक्षीय वार्ता होगी, मुलाकात होगी और इस दौरान भारत और जापान के संबंधों को लेकर ये बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इसके अलावा कौन कौन से समझौते होंगे, चलिए वो भी अब आपको बताते हैं। रक्षा से जुड़े बड़े समझौते भारत और जापान के बीच होंगे। इसके अलावा ऊर्जा को लेकर बड़े जो समझौते हैं वो भारत और जापान के बीच होंगे। इसके अलावा किस तरह से भारत और जापान मिलकर आगे बढ़ सकते हैं और विश्व के लिए एक बड़ा जो मैसेज है, जो संदेश है वो दे सकते हैं, इस पर भी बड़ी चर्चा की जाएगी। तो द्विपक्षीयों को लेकर, समझौते को लेकर आज ये महत्वपूर्ण दौरा आज से शुरू हो रहा है। और इन सब के बीच आपको ये भी बता दें कि तकाइची साने पहली महिला प्रधानमंत्री हैं जापान की और सबसे पहले उन्होंने भारत की दौरे को लेकर चुनाव किया है। तो ये कहीं ना कहीं अपने आप में बड़ा संदेश देता है कि जब वो प्रधानमंत्री बनी तो सबसे पहले उन्होंने जो चुनाव है वो भारत के दौरे का किया है। इससे आप समझ सकते हैं कि भारत की ताकत किस तरह से बदल रही है। और जब जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री तकाइची साने भारत का चुनाव करती है दौरे को लेकर और टेबल पर यानी कि समझौते में कई मुद्दों को लेकर चर्चा होगी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संजय गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि जानकारी देंगे। संजय जी, तमाम जानकारी हमने अपने दर्शकों तक पहुंचाई है, क्योंकि सबसे पहले उन्होंने यानी कि जापान की जो प्रधानमंत्री है तकाइची साने, उन्होंने भारत का चुनाव किया है। पहली बार कोई महिला प्रधानमंत्री बनी है और सबसे पहले उन्होंने भारत का चुनाव किया है। किस तरह से जापान और भारत के संबंधों को आप यहां से देख रहे हैं, समझौतों को लेकर भी? देखिए मैडम, ये जो प्रधानमंत्री जापान की भारत आए हैं, ये बड़ा इसका ऐतिहासिक महत्व है। और ये केवल आज से ही नहीं शुरू होता है, पिछले कई वर्षों से। और कई वर्षों से क्या देखा जाए, इसका बहुत डीप हिस्टोरिकल, कल्चरल और रिलीजियस रूट्स हैं। 6th सेंचुरी BC में बुद्धिज्म सबसे पहले वहां पर गया था और वहीं से भारत और जापान की पुरातन समय से ये संबंध आरंभ हो गए थे। बाद में अगर आके बात करें, स्वतंत्रता के बारे में बात करें, तो भारत ने जापान को 1952 में रिकॉग्नाइज कर लिया था एज अ फ्री इंडिपेंडेंट सॉवरेन नेशन। और उसके बाद से बराबर भारत और जापान के बीच में एक मजबूत रिलेशन बनते चले गए हैं। और पिछले अगर हम 10-12 साल में हम देखें तो ये मजबूत, ये जो संबंध है और भी ज्यादा प्रगाढ़ हो गए हैं। अगर हम देखें 2000, ये जो अभी पिछले साल माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी जापान गए थे वहां पर, और उन्होंने वहां पर बहुत बड़ा, उन्होंने कहे कि बहुत अच्छे संबंध, उन्होंने मधुरता से और आगे संबंध बढ़ाए। तो दोनों देशों के बीच में अगर प्रधानमंत्री मोदी जी की विजिट देखें, पिछले कुछ सालों में देखें और आज के संदर्भ देखें, ये दोनों देशों के संबंध बहुत मजबूत हो गए हैं। और इसी वजह से दोनों देशों के मध्य $27.5 बिलियन का ट्रेड है, जो सन 2025-26 का जो आंकड़ा है, $27.5 बिलियन का मैडम ये ट्रेड है। लेकिन इसमें एक लोप साइडेड ट्रेड है। लेकिन समस्या क्या है इसमें, भारत अभी इस समय $21.4 बिलियन आयात करता है। यानी हम उनसे $21.5 बिलियन का आयात करते हैं और निर्यात हम कुल करते हैं $5 बिलियन के लगभग। तो जो प्रधानमंत्री जी भारत आए हैं और जो इससे पहले मोदी जी भारत गए थे, इसमें एक बहुत बड़ा एक ये भी इसमें आप समझ लीजिए एक संबंध है कि कैसे दोनों संबंधों को, दोनों देशों के संबंधों को एक समानता के स्तर पर लाया जा सके। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि जापान ने किस प्रकार से भारत की पिछले कुछ दशकों में हेल्प किया है। देखिए 1945 में जापान के ऊपर
2 शहरों पर, नागासाकी और हिरोशिमा पर एटम बम से हमला किया गया था। लेकिन भारत ने उसके बाद भी 1952 में उसको पहली बार रिकॉग्नाइज किया और 1957 से जापान ने भारत को बराबर हर साल डेवलपमेंट लोन दिया, ओवरसीज डेवलपमेंट लोन भारत को देता आया है, जबकि उसकी विभीषिका थी उसके देश में। आज के संदर्भ में हम देखें तो बहुत सारे क्षेत्रों में भारत और जापान के बीच में नए नए संबंध आ रहे हैं, पुराने संबंधों को रिन्यू करना। और आज के संदर्भ में देखिए, जापान इज अ टेक पावर हाउस, टेक्नोलॉजी का पावर हाउस है। और जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है, भारत क्या है, टैलेंट का पावर हाउस है, वो टेक्नोलॉजिकल पावर हाउस है, तो भारत क्या है, एक टैलेंट पावर हाउस है। और दोनों मिलकर ये अब डिसाइड कर रहे हैं कि हमें किन किन क्षेत्रों में हम काम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे साइंस है, टेक्नोलॉजी है, एमर्जिंग और क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज है, क्लीन एनर्जी है, क्लाइमेट चेंज को कैसे रोका जा सकता है। और मैडम एक बहुत बड़ी बात है, इंडिया और पैसिफिक ओशन को, इंडिया और ये इंडियन ओशन को कैसे, ये जो जापान का एक स्वप्न है, फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक जोन कैसे बनाया जा सके, इसको अच्छा बनाया जा सके। क्योंकि देखिए, जापान और भारत दोनों के सामने एक चाइना एक बड़ा हमारा एक शत्रु ना भी कहें, एक एडवर्सरी स्टेट है, हमारे लिए बहुत चुनौतीपूर्ण देश है चाइना। और जापान और भारत दोनों इससे हम लोग उससे समस्या से ग्रस्त हैं। तो क्योंकि जापान का जो सेंकाकू आइलैंड है और दियाकू आइलैंड है, ओसिनाका आइलैंड है, रियाकू आइलैंड है, कई सारे आइलैंड है जिस पर चाइना ने अपना दावा ठोक दिया है और कहता मैं इसको लेकर आऊंगा। उसी तरह से चाइना ने हमारे अरुणाचल प्रदेश को भी उसी तरह से अपना उसको बताने की कोशिश किया बार बार। तो दोनों के सामने, भारत और जापान सामने साझा चुनौती है इंडो पैसिफिक को लेकर। दोनों देशों के मध्य सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट भी हुआ था 2007 में। लेकिन मैडम एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जो साने ताकाशाकी की जो विजिट हो रही है, उसमें बहुत बड़ा जो पहलू है, वो जो अभी तक टेकअप नहीं किया गया था, वो येन रूपी ट्रेड फ्रेमवर्क को सुनिश्चित करना, यानी दोनों देशों के मध्य जो बढ़ता हुआ व्यापार है और अगले 2030 तक, अगले यानी 10 सालों तक कहा गया है कि इसमें $67 बिलियन तक ये दोनों जाएगा। लेकिन ये कैसे जाएगा, इसके लिए जो मैकेनिज्म है लोकल करेंसी में, जिसे हम कहते हैं करेंसी कॉपरेशन, जो यानी येन और रुपी दोनों में ये अब ट्रेड होगा। जैसे रुपी रूबल भारत और रूस करते हैं, उसी तरह से येन और रुपी में होगा, जिससे हम डॉलर को बाईपास कर सकें। और देखिए आजकल ऐसे भी मुहिम चल रही है डी डॉलराइजेशन का। अमेरिका का एक अहंकार है कि डॉलर को छोड़कर कोई देश वो अपना कारोबार नहीं कर सकता। तो ये जो पहली बार मैडम ये होने जा रहा है। हालांकि जब प्रधानमंत्री मोदी जी अगस्त 2025 में जापान गए थे, उस समय ये बात डिसाइड हो गई थी। लेकिन पहली बार अभी जो ज्वाइंट स्टेटमेंट होगा तीसरे दिन, यानी आज से परसों जब उनका ज्वाइंट स्टेटमेंट होगा दोनों प्रधानमंत्रियों का, इसमें पूरी उम्मीद जताई जा रही है कि ये येन और रुपी के ऊपर एक साझा एक वो होगा फ्रेमवर्क, इसको डिसाइड कर दिया जाएगा। डॉलर को हम बाईपास करेंगे और रुपी रूबल की तरह से यहां पर भी लोकल करेंसी में अब ट्रेड शुरू होगा। एक और बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है मैडम, ये जो लेकर आए हैं साने ताकाशाकी, और वो है कि उनके यहाँ लेबर शॉर्टेज बहुत ज्यादा हो गई है। हम अगर देखें उनकी अगर पॉपुलेशन ग्रोथ देखें, पॉपुलेशन ग्रो नहीं कर रही बल्कि नीचे जा रही है, स्टेगनेंट हो गई और नीचे जा रही है। भारत इस समय जिसे कहते हैं एक बहुत बड़ा टेक्नोलॉजिकल टैलेंट का हब बन गया है। हमारे टेक से भी एक बहुत बड़ी एक युवा जनता है, जिसे हम कहते हैं पॉपुलेशन डिविडेंड हमारे पास, जनसंख्या का हमारे पास लाभ है। तो ये भारत किस तरीके से वहां पर अपने जो टेक्नोलॉजी के जो हमारे लोग हैं, जो यंग लोग हैं, उनको कैसे वहां भेजा जा सके, इसका मैकेनिज्म और अच्छा किया जा सके। क्योंकि आप देखिए अमेरिका ने H1B वीजा के ऊपर रोक लगा दिया है। भारत के लिए बड़ी समस्याएं अमेरिका खड़ा कर रहा है। तो भारत ने कहा कोई बात नहीं, हमारे पास हमारे बहुत से अन्य मित्र हैं, हमारे पास टेक्नोलॉजी की हमारे पास टैलेंट की कमी नहीं है और हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी की भी कमी नहीं है। हमारा जो टेक सेवी जो यंग पॉपुलेशन है दुनिया भर सब जगह जाएगा। और इसमें ताकाशाकी ने बहुत रुचि दिखाई है, भारत के लोगों को लेना चाहती हैं। और जो मुंबई और अहमदाबाद का जो फर्स्ट बुलेट ट्रेन ऑफ इंडिया है, वो भी जापान उसको दे रहा है, फंडिंग कर रहा है और बहुत लो इंटरेस्ट पर, इतना शायद हार्डली 0.01% मतलब ऐसे ही कुछ परसेंटेज है जिस पर वो फंडिंग हो रही है। और 2030 तक ये जो मुंबई और अहमदाबाद का भारत की फर्स्ट बुलेट ट्रेन जापान के सहयोग से पूरी होने जा रही है। तो अब देखिए इंडो पैसिफिक का एक जोन हो गया, लेबर का जो प्रॉब्लम हो गई है, करेंसी का हो गया, कितने सारे इश्यूज हैं जो जापान हमारे सामने आज वार्ता होगी भारत के साथ। संजय गुप्ता जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। थैंक यू मैडम, नमस्ते।